हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर या मेटल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होता है। जनरली हम लोग अपने घरों में देखते हैं कंडक्टिंग वायर के थ्रू यानी कॉपर के वायर के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यानी इसका मतलब मेटल या कंडक्टर में करंट पास होती है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, किस वजह से उसमें करंट फ्लो होती है। तो हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, इसलिए करंट पास होती है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स ना लगाएं, यानी कि हम विदाउट पोटेंशियल क्या विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करंट पास होगी। इलेक्ट्रॉन तो उसमें फ्री है तो मूव करने चाहिए। और जब कोई कंडक्टिंग वायर ले लें और कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई करें, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई नहीं करते हैं यानी पोटेंशियल नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो करंट फ्लो होनी चाहिए। तो आज हम इसी मैकेनिज्म को समझते हैं कि विदाउट यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट क्यों नहीं फ्लो होती है, और फिर जानते हैं कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो करंट फ्लो होने लगती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। एक कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। कितने, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्टिंग मेटल या कंडक्टिंग वायर में ये क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, यानी रैंडमली मूव करते हैं। और हम कब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं। ये हमने जैसे कंडक्टिंग वायर लिया और इस पर हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करी। ये इसके एंड है, दो एंड। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कितने, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरीके से मूव करते रहते हैं। कोई इधर जाता है, कोई इस तरफ डायरेक्शन में जाता है, कोई ये रैंडमली मोशन में रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से चला, कोई पॉजिटिव आयन यहां पर होगा, इस पॉजिटिव आयन से टकरा जाएगा, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर किसी अदर डायरेक्शन में, यानी बार बार ये कोलिजन करेंगे। तो हम ये भी जानेंगे कौन सा कोलिजन है, और इस कोलिजन की वजह से इस कोलिजन की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं फ्लो करते हैं। ये ध्यान रखिए, क्यों नहीं करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन मूव फ्री है लेकिन मूव क्यों करते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो मूव क्यों करते हैं। कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, कि बस ऐसे फ्री रखे तो ये मूव करने लगे, तो कोई रीजन होगा। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। और जब उस रीजन की वजह से ये मूव करती हैं तो फिर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों नहीं करते हैं। तो हम वन बाय वन पॉइंट करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते, यानी कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ली, उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव किसकी वजह से करते हैं, थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन की वजह से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। थर्मल एजिटेशन का मतलब ऊष्मी विक्षोभ। ऊष्मी विक्षोभ, अब ये ऊष्मी विक्षोभ का मतलब है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं, और रैंडमली मोशन करते हुए क्या करते हैं, यहां पर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनसे कोलिजन करते हैं, या कोर इलेक्ट्रॉन से, यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो उससे टकरा जाते हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज से कोलिजन करते हैं। तो ये कोलिजन कैसा होता है, ये कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन होता है। अब इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है, ना एनर्जी गेन करते हैं ना ही एनर्जी लॉस करते हैं। क्लियर है। तो एवरेज जब इनके मोशन की वेलोसिटी निकाली गई, यानी थर्मल मोशन जब निकाला गया, वो एवरेज थर्मल मोशन निकाला गया, वो कैसा आया,
जीरो निकल कर आया। इस इलेक्ट्रॉन का थर्मल मोशन, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से ये मूव कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इनका मोशन किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स तो हमने कोई अप्लाई ही नहीं किया। जब एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं किया इस इलेक्ट्रॉन पर, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सभी इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हमने कोई रूम टेम्परेचर पर रखा तो थर्मल एजिटेशन की वजह से, यानी कि थर्मल एजिटेशन की वजह से इनमें एक जो वेलोसिटी होती है एवरेज थर्मल वेलोसिटी कहलाती है, और ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वजह से कोलिजन करते हैं। तो जब कोलिजन करते हैं तो इनमें इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन की वजह से क्या होता है, ना तो एनर्जी लॉस करते हैं और ना ही गेन करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी? जीरो होगी। अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर करंट क्यों नहीं फ्लो होती। करंट को फ्लो होने के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होगी। चार्ज जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे तभी तो करंट फ्लो होगी, और चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो यहां पर पार्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होती। तो आप देखिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन इस वजह से मूव करते हैं, और इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होती है। तो देखिए रैंडमली मोशन एंड कोलिजन, ये रैंडमली मोशन करते हैं। अब ये रैंडमली मोशन करते हैं तो कोलिजन भी करेंगे, और ये कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक होगा। ये मोशन कहां से आया इसके पास? थर्मल एजिटेशन की वजह से। थर्मल एजिटेशन की वजह से इनको एक वेलोसिटी मिली, लेकिन उस वेलोसिटी की वजह से ये क्या कर गए? पॉजिटिव आयन से कोलिजन कर गए। जब ये पॉजिटिव आयन से कोलिजन कर गए, और जब ये पॉजिटिव आयन से टकराते हैं तो टकराने के बाद क्या है? इनकी वेलोसिटी भी बदल जाती है। इनकी वेलोसिटी यहां पर मान लीजिए फर्स्ट कोलिजन पर कैसी वेलोसिटी? v1 है। बाद में कितनी वेलोसिटी हो जाती है? v2 हो जाती है। यानी कि टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन की वजह से टकराने के बाद इनकी क्या कंडीशन आती है? क्या होता है? इनकी वेलोसिटी भी बदल जाती है और डायरेक्शन भी बदल जाता है। क्लियर है? तो डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों बदल जाती है। तो देखिए यही मैंने आपको दिखाया, ये ऐसे गए, फिर ये मान लीजिए इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, यहां पर मान लीजिए v3 है, यहां पर v4 है। तो नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन है, तो इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? v1 प्लस v2 vn अपॉन n, और ये बराबर जीरो की होगी। क्लियर है? इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो देखिए आप पॉइंट ध्यान दीजिए, रैंडमली मोशन एंड कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? केवल इनमें क्या होता है? डायरेक्शन बदल जाता है। कोलिजन के बाद डायरेक्शन बदल जाता है। और इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? जिसमें ना एनर्जी ये लॉस करते हैं और ना ही गेन करते हैं। क्लियर है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो। इसके बाद, और ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यानी इनमें मोशन कहां से आया? फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि ये फ्री मूव करते रहते हैं। मूव करने का मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पर रखे, यानी टेम्परेचर डिपेंड है। तो इसको बोलते हैं थर्मल एजिटेशन, यानी रूम टेम्परेचर पर या ऊष्मीय विक्षोभ की वजह से ये क्या करते हैं? मूव करते हैं और पॉजिटिव आयन से टकरा जाते हैं। उस समय इनका डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो जाती है। जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकाली गई वो क्या आई? जीरो आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो फ्लो ऑफ करंट। क्यों करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा? क्योंकि चार्ज मूव तो कर रहे हैं यहां पर, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? और इस तरह कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए करंट भी, देखिए जीव मूव कर रहे हैं लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रही, क्योंकि चार्ज क्या हो रहे हैं? बार बार कोलिजन कर रहे हैं और इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही? जीरो आ रही। क्लियर है? करंट डेंसिटी इज जीरो।
करंट डेंसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि जब कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी तो करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, J इक्वल टू आई अपॉन ई। तो जब आई जीरो है तो करंट डेंसिटी भी जीरो होगी। तो ये पॉइंट थे जब हमने एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। क्लियर है? यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होती है। अब हम ये जानेंगे कि करंट कैसे फ्लो होती है। क्लियर है? देखिए, ये कंडक्टिंग वायर लिया मैंने जिसकी लेंथ L है। कितनी लेंथ है? L है। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ये E है। क्लियर है? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? E है। और ये क्या है? लेंथ है। क्लियर है? वायर की, जो हम एक कंडक्टिंग वायर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों एंड में पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम क्या करेंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, देखिए ये पोटेंशियल है। क्लियर है? इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये यानी ये एंड क्या हो जाएगा कंडक्टिंग वायर का, पॉजिटिव। ये वाला निगेटिव से एंड जुड़ा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो एक कंडक्टिंग वायर का निगेटिव टर्मिनल हो गया और दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो देखिए यहां पर भी पॉजिटिव टू निगेटिव है, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। क्लियर है? आप इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर से चलते हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। कंडक्टिंग वायर में देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है? अभी तक इलेक्ट्रॉन क्या थे, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन की वजह से मूव कर रहे थे और इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, इनमें इलास्टिक कोलिजन था। अब सीन बदल गया। अब क्या सीन हो गया, अब सीन में यह आ गया कि जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। तो देखिए कैसे फ्लो होंगे इसके बारे में देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से चला और पॉजिटिव आयन से कोलिजन कर गया, पॉजिटिव आयन से कोलिजन कर गया। कौन, ये इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद कोलिजन जैसे करेगा डायरेक्शन बदल जाएगी और वेलोसिटी भी बदल जाएगी। v1 वेलोसिटी थी, बाद में कितनी होगी, v2 हो गई। फिर यहां कोलिजन करेगा ये और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिर ये ऐसे मूव कर जाएगा और यहां पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v3 आ जाएगी। और इस तरीके से ये क्या करेगा, हर टक्कर के बाद यानी हर कोलिजन के बाद ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन बढ़ेगा ये आगे ही और इस एंड तक आ जाएगा। ऐसा भी क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यानी फ्री चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में यही तो रिलेशन होता है। और यहां पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा, माइनस ही होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी ये फोर्स हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन। देखिए चार्ज इधर मूव कर रहा है और फील्ड इधर की ओर, ये माइनस साइन आ गया। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि चार्ज मूव के अपोजिट लग रहा है। क्लियर? आप देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर मास भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू एम ई। क्या है, एक्सेलरेशन है। m क्या है, यहां पर m क्या है, m यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास है। यहां पर ये अप्लाई कर दीजिए तो अब आ जाएगा m इक्वल टू माइनस ई। ये स्मॉल ई क्या है,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई बाई एम, यानी कि एक एक्सलेरेशन हो गया, यानी अब एक एक्सलेरेशन आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो गया, एक्सलेरेशन आ गया। क्लियर है ना। और ये एक्सलेरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। समझिएगा, एक्सलेरेशन तो है, ये वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फिक्स्ड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बार हमने अप्लाई कर दी, कांस्टेंट रखी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है हमेशा यहाँ पर। और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये ओवरऑल कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो यानी एक्सेलरेशन तो है यहाँ पर, लेकिन कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन v1 v2 v3 से आगे मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि इनमें जो कोलिजन हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव या कोर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करते हैं तो इसमें कोलिजन होता है इनइलास्टिक कोलिजन होता है। क्लियर है। यानी यहां से जब ये टकराएगा, जब फर्स्ट कोलिजन करेगा तो v1 वेलोसिटी, सेकंड कोलिजन करेगा तो v2 वेलोसिटी, इसी तरीके से v3 v4। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और इसी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस एक्सेलरेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। देखिए ये डेफिनेशन लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू। ये इस एक्सेलरेशन की वजह से वैल्यू बढ़ नहीं रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर कैसा है, कांस्टेंट है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्ज इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट्स रिप्रेजेंट बाय वीडी। इसको हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, पहले हम इस कंडीशन, यहां पर इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कोलिजन ले लेते हैं। फर्स्ट कोलिजन में हम क्या देखते हैं, v1 वेलोसिटी, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये एक्सेलरेशन, ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट कोलिजन के लिए क्या कंडीशन आ रही है, v1 u1 t1, ए तो कांस्टेंट है ना। क्लियर है। v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टी1। सेकेंड के लिए हम क्या निकालेंगे, v2 इक्वल टू u2 प्लस ए टी2। इसी तरह थर्ड के लिए क्या निकालेंगे, v3 इक्वल टू u3 प्लस ए टी3। ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे इसमें v1 प्लस v2 vn अपॉन एन। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन से डिवाइड कर देंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। अब v1 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए इसमें, तो v1 की वैल्यू जब पुट करेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vd से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू, v1 की वैल्यू क्या है यहां पर, v1 की वैल्यू है u1 प्लस ए t1, फिर v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u2 प्लस ए टी2, सो un प्लस ए टी एन, ये आ जाएगा। अपॉन यहां पर क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। देखिए एन लिखा हुआ है, एन से डिवाइड कर देंगे, तो vd इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस u2 सो ऑन un अपॉन एन। एक टर्म हम अलग कर लेते हैं और यहां पर क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन tn अपॉन n। अब देखिए u1 u2 un क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जो क्या है, जीरो है। जो हमने पहले बताया था एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस जगह पर ये थर्मल वेलोसिटी कैसी होती है, जीरो होती। एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। प्लस यहां पर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
और T1 T2 T3 n, T1 T2 डैश 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 Tn बाई n, इससे हम क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम को एक पर्टिकुलर यहां नाम देंगे और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? टू से रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइम को हम टू से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए रिलैक्सेशन टाइम की डिफिनेशन क्या होती है, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन वर्ड टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पर सक्सेसिव कोलिजन या टू कंटिन्यूअस कोलिजन का मतलब क्या है? देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कोलिजन करता है, एक बार कोलिजन किया, नेक्स्ट टाइम इसने यहां कोलिजन किया, यानी दोनों के ड्यूरिंग में जो टाइम लगा, यानी फर्स्ट सेकंड कोलिजन, यानी टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा, उसको हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। अब देखिए मीन फ्री पाथ की भी डिफिनेशन हमने लिखी यहां पर। मीन फ्री पाथ क्या होती है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब ये कोलिजन यहां पर करने के बाद दूसरी बार यहां करता, पहले यहां कर लिया, दूसरी बार यहां किया, तो इस कोलिजन के ड्यूरेशन जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इन दो सक्सेसिव कोलिजन के ड्यूरेशन में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर? देखिए द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्री चार्ज टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो यहां पर ये तीनों डेफिनेशन लिखी है, किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मीन फ्री पाथ की डिफिनेशन है, और ये रिलैक्सेशन टाइम की डिफिनेशन है। क्लियर? तो यहां पर ये जो टाउ है यही क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। तो Vd इक्वल टू क्या निकल कर आ गया? Vd इक्वल टू फाइनली निकल कर आ गया यहां पर Vd इक्वल टू ए टाउ। क्लियर है? और हमने देखिए यहां पर ये एक्सलेशन निकाला था ना, ये देखिए ये एक्सलेशन निकाला था, इस एक्सलेशन की वजह से तो ये मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अप्लाई कर दीजिए एक्से माइनस ई कैपिटल ई 2 अपॉन एम, चाहे आप तो बोले चाहे टाउ बोले, Vd। तो यहां पर ये वैल्यू निकल कर आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ के बीच में ये रिलेशन आ गया। Vd इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई क्या है? स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कैपिटल क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाउ क्या है? यहां पर रिलैक्सेशन टाइम है। और एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये क्या वैल्यू निकल कर आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ के बीच में रिलेशन। टाउ केवल एक पैरामीटर पर डिपेंड करता है और वो है टेम्परेचर। टाउ जो है वो किसके? रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर के होता है। टाउ क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। कैसे? देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका क्या होगा? ऑक्सीलेशन बढ़ जाएगा। जब ऑक्सीलेशन बढ़ जाएगा तो ये जल्दी जल्दी टकराएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ के बीच में रिलेशन आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो होगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।